ठीक है बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि भाई एनर्जी को दो टर्म में डिफाइन करते हैं। एक म्यूचुअल एनर्जी होती है, एक सेल्फ एनर्जी होती है। तो म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ, या इंटरेक्शन एनर्जी होती है। दो चीज़ें आपस में जब इंटरेक्ट कर रही है तो एक चीज़ के फील्ड के अगेंस्ट में दूसरे को लाना पड़ा है तो कुछ वर्क करना पड़ता है। उसी तरह से सेल्फ एनर्जी कैसे होती है, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करें, तो उस बॉडी को चार्ज करने की वजह से हो सकता है कि उस बॉडी में एक एनर्जी आ जाए, या उस बॉडी को चार्ज करने के प्रोसेस में हमें वर्क करना पड़े, तो उस वर्क को, उस एनर्जी को सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ों का इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक बॉडी को चार्ज किया गया और उस बॉडी को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ा है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। तो हमें सीखना क्या है कि किसी बॉडी को चार्ज जब हम करते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो एनर्जी कहाँ पर स्टोर्ड होती है कि नहीं है। तो इसमें पहला हम देखते हैं कि सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो एक हमारे पास स्फेरिकल शेल है, एक खाली गोला है। तो इस गोले को हम चार्ज कर रहे हैं, तो लेट सपोज कि इस गोले पे जो चार्ज हमने दिया है, ये खाली गोला है, खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है। तो इसको हमने चार्ज दिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज इसकी बाउंड्री पे होगा। तो चार्ज इसकी बाउंड्री पे है, तो ऐसा चार्ज देने के प्रोसेस में कितना हमें वर्क करना पड़ा होगा, या कितनी एनर्जी इसके अंदर, आर रेडियस का मान लेते हैं, कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। अगर एनर्जी स्टोर है तो कितनी एनर्जी स्टोर है, अगर एनर्जी स्टोर है तो एनर्जी कहाँ पे है, और इस बॉडी को चार्ज करने में कोई वर्क करना पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। तो ठीक है, ऐसा बेसिक से समझते हैं, एकदम बेसिक से। अगर बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के दो ही तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो अगर चार्जिंग का स्टेप होगा तो हमें पता है कि वो स्टेप इलेक्ट्रॉनिक स्टेप में होगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन करके हमने निकाला होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने इस बॉडी को चार्ज किया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से निकाले हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से निकाले हैं, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन, ऐसा एकदम बेसिक पे जाते हैं, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला होगा हमने, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो तीसरे इलेक्ट्रॉन पे वो दो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो फिर उसको निकालने में दिक्कत होगी। तो हमें दिख रहा है कि जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, जब वो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारी एनर्जी इस प्रोसेस में एनर्जी हमने खर्च की है, तो वो एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर, इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर। तो निकालते हैं, कैसे निकाला जाए, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू वेरिएबल, मतलब हमने इसको क्यू चार्ज दिया है। तो ऐसा समझते हैं कि हमने जीरो से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप करते कैपिटल क्यू तक पहुंचे। ऐसा मान लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहला जीरो चार्ज था, फिर कुछ क्यू चार्ज था, फिर डी क्यू ऐड कर दिया, फिर डी क्यू और ऐड कर दिया, फिर डी क्यू और ऐड कर दिया, ऐसे करते करते क्यू तक पहुंचे। तो लेट सपोज किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज क्यू है, तो एट एनी इंस्टेंट चार्ज, लेट सपोज एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन स्फीयर इज क्यू। तो किसी इंस्टेंट पे चार्ज स्फीयर पे क्यू है। अब हम क्या करेंगे, डी क्यू और ऐड करेंगे, फिर डी क्यू और ऐड करेंगे, फिर डी क्यू और ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करते कहाँ तक पहुँचाएंगे, क्यू तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इसके जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट सरफेस of sphere, potential at surface of sphere at this instant, potential of surface of sphere at
दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो आप कहोगे कि अभी इस पे चार्ज क्यू है, तो एक स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है हमें पता है, क्योंकि सारे चार्ज को सरफेस पे ले आ रहा है। तो पोटेंशियल हमें पता चल गया कि भाई पोटेंशियल हो जाएगा कितना, पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक dq का एलिमेंट ला रहे हैं, एक dq चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज ला रहे हैं और उस चार्ज को इसको q से dq चार्ज कर दे रहे हैं। तो q से अभी कितना चार्ज है q, और हम अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, q में dq और ऐड कर दें। जब हम dq ऐड कर रहे हैं तो उस q के रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ा है। dq को कहाँ से उठा रहे हैं, dq को हम जो है कहीं रेफरेंस पॉइंट से उठा के इसके सरफेस पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो dq को रेफरेंस पॉइंट से उठा के इसके सरफेस पे डालने पर हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट work done by external agent in increasing the charge of a sphere from Q to Q plus dq। तो Q से लेके Q plus dq तक ले जाने में, चार्ज को इंक्रीज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई यहाँ का पोटेंशियल 1 है और यहाँ का पोटेंशियल 2 है और 1 से 2 तक कोई चार्ज Q ले गए, तो ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। तो आप कहोगे आंसर इज Q इंटू V2 माइनस V1। तो क्या करते हैं, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है, पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है V1 है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पता है V2 है। यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा वो हो जाएगा V2 माइनस V1। तो Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो Q इंटू V2 माइनस V1। और जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जैसे कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी ये रखा ही है, यहाँ पर भी ये रखा ही है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा वो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब वर्क हमें वापस मिलेगा। और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। खैर, ये तरीका होता है निकालने का, तो ये तो हमें पता ही है। तो एक बार याद दिला दिया आपको कि किस मेथड से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑफ स्फीयर फ्रॉम Q टू Q प्लस dq। तो dw इज इक्वल टू, ठीक है, dq चार्ज एडिशन कर रहे हैं, अभी q चार्ज है और dq ऐड करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो dq को कहाँ से ले आ रहे होंगे, रेफरेंस ला रहे होंगे, एक रेफरेंस पॉइंट से, मतलब जहाँ पर उस dq का इससे कोई इंटरेक्शन नहीं है, वहाँ से उठा के इसके सरफेस पर रख दिया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम Q टू Q प्लस dq इज इक्वल टू V इंटू क्या, dq। और V कितना है, V इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू dq, जहाँ पर Q क्या है, Q वेरिएबल है, स्टेप बाय स्टेप चार्ज कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज Q at the surface टोटल वर्क डन, कि भाई इस पूरे प्रोसेस में कैपिटल Q चार्ज देने के प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू Q dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का इंटीग्रेशन। ठीक है, चार्ज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, पहले 0 दिया, फिर dq और ऐड किया, फिर dq और ऐड कर दिया, तो 0 से Q तक हम जा रहे हैं, तो 0 से लेके Q तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये होती है, ये याद रखना आपको, ये होती है कि सेल्फ
सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि Q²/8πε0 एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी है? Q²/8πε0R। क्या मतलब हुआ कि इसके फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ी है, जो इसके अंदर या कहीं पर भी पता नहीं कहाँ पर स्टोर है। ठीक है, हमने ये एनर्जी खर्च की है तो ये एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो Q²/8πε0 होती है स्फेरिकल शेल की एनर्जी। इसको दूसरे मेथड से एक निकालते हैं। ये मेथड हर जगह आपको अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह। और एक फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा आ गया है कि सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल इज Q²/8πε0। आपको याद रखना है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये कहाँ से आया है? ये कैपेसिटर में आपको मिल जाएगा, या आप याद रखिए बस एनर्जी डेंसिटी। तो जहाँ पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी होगी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, अगर कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कोई अपोज ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एनर्जी में चेंज कहाँ आता है? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, और उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने वाले रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा ही नहीं, और चार्ज पार्टिकल पर अगर फोर्स लगेगा नहीं तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो हमें वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई एनर्जी ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ एनर्जी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है, ये होता है 12ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला यह होता है। और ये उस मीडियम की बात कर रहे हैं जिस मीडियम की परमिटिविटी ε0 है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्पेस में है जिसकी परमिटिविटी ε0 है। इसका मतलब ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ये है इन वैक्यूम। अगर किसी मीडियम में होता तो यहाँ ε0 की जगह एप्सिलॉन डाल देते। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी मैंने समझाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो किस बात की एनर्जी। तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको तो वहाँ आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिर से इसको इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। हमने निकाल लिया है, एक स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी होती है Q²/8πε0। ठीक है, अमाउंट तो हमें पता है। अब ये एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है, ये एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है, फिर इसी पे जाते हैं, इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक स्फेरिकल शेल है, इस पे Q चार्ज है। ठीक है, इसकी सेल्फ एनर्जी या इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ी है उसका आंसर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है Q²/8πε0। तो ये एनर्जी कहाँ पे है? ये खाली गोला है, जो चार्ज है वो सरफेस पे दिया हुआ है। तो खाली गोले के सरफेस पे चार्ज है। तो ये एनर्जी कहाँ है? तो आप कहोगे जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ एनर्जी होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ कोई एनर्जी की बात ही नहीं आएगी। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर की बात करें, E = हमें पता है स्फेरिकल शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो हमें ना कोई वर्क करना पड़ेगा, ना कोई वर्क हमें मिलेगा, एनर्जी का ना कोई लॉस होगा, ना एनर्जी का कोई गेन होगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है। और इस फॉर्मूले से भी E अगर 0 है तो एनर्जी भी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल, एनर्जी stored inside shell is equal to 0। ठीक है, एनर्जी का अमाउंट कितना है? Q²/8πε0R। लेकिन वो एनर्जी कहाँ है? तो आप कहोगे नहीं, ये अंदर नहीं है। एनर्जी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल की रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है।
तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ हमारे पास एनर्जी है। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कहाँ होगी, आउटसाइड स्पेस में होगी। ठीक है, तो एनर्जी इसकी कहाँ होगी, आउटसाइड स्पेस में होगी। तो आउटसाइड स्पेस में हर एक पॉइंट पर एनर्जी स्टोर होगी। देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर है, देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर है। तो हमने क्या किया, एक जो है एक्स रेडियस और डी एक्स वेक्टर का बहुत छोटा सा एलिमेंट्री शेल कंसीडर किया। यहाँ पर हमने आउटर स्पेस में यहाँ पर एक्स रेडियस और डी एक्स वेक्टर का एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटी वेक्टर का एक हमने क्या किया, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। हमें पता है जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत छोटा सा एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया। तो इस स्फेरिकल शेल में जो रेडियस एक्स है और विड्थ इसकी कितनी है, डी एक्स है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि इस स्फेरिकल शेल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। इस स्फेरिकल शेल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि अगर एक्स रेडियस का है तो इसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। चूंकि स्फेरिकल शेल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पता है, तो हम ये पता कर सकते हैं इस छोटे से वॉल्यूम में, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर्ड होगी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी स्टोर्ड होगी। हमें पता है सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सरफेस से लेके अगर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब एनर्जी सरफेस लेके इन्फिनिटी तक स्पेस में फैली हुई होगी। ठीक है, तो एनर्जी का कितना पार्ट इस छोटे से वॉल्यूम में कंटेन्ड है, तो अगर ये लिखें कि एनर्जी इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड शेल इज इक्वल टू 0, और एनर्जी अगर लिखें कि एनर्जी स्टोर्ड in the volume of considered shell of radius x and width dx। तो ये जो रेडियस x माना है इसका और इसका विड्थ हमने dx माना है, तो इस छोटे से वॉल्यूम में जो हमने ये जो शेड किया हुआ है, इस छोटे से वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी हमें ये निकालना है। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से स्पेस में या छोटे से वेरिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पता है, फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है। तो एनर्जी स्टोर्ड इस छोटे से वॉल्यूम में कितना होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू du इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और उस पॉइंट पर ई की वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हुआ एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमें कितने वॉल्यूम में निकालना है, स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम में निकालना है। तो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, विड्थ dx है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, इधर आगे कितना Q स्क्वायर अपॉन एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक 2, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये x रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ x स्क्वायर, तो dx बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड है उस छोटे से स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम में। ठीक है, तो पूरी एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो पूरी एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, तो आप कहोगे पूरी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सरफेस वाले पॉइंट से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सरफेस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, सरफेस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू है इसकी रेडियस के बराबर। तो x हमारा वैरी करेगा, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड u इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर।
का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ से वहाँ तक एनर्जी है। तो हमें पता है x पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड x = r पे आई, क्योंकि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। समझ में आ रही बात? तो इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। इसका इंटीग्रेशन करें, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो आपको दिख रहा है u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन -1/x हो गया, सॉल्व करेंगे u की वैल्यू आ जाएगी q²/8πε0r। ठीक है, तो दूसरा मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे। ठीक है, दूसरे मेथड से, ये मेथड ये हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं पर भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इस फॉर्मूले से एनर्जी स्टोर्ड किसी वॉल्यूम के अंदर कितना होगा वो निकाल सकते हो। तो अभी हमने सीखा क्या? अभी हमने सीखा एक हॉलो स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल को बनाने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, या एक यूनिफॉर्मली हॉलो स्फेरिकल शेल जिस पे चार्ज Q है, जिसकी रेडियस R है, उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होती है? उसकी सेल्फ एनर्जी होती है q²/8πε0r। दूसरा पॉइंट है वो एनर्जी स्टोर्ड कहाँ होती है, तो आप कहोगे वो एनर्जी स्टोर्ड होती है आउटसाइड स्पेस में, जो हमारा इस स्फीयर का आउटसाइड स्पेस है, उस स्पेस में एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड शेल इज 0 और एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड शेल इज q²/8πε0r। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कितनी एनर्जी होती है, कैसे निकाला गया, और भी एग्जाम्पल करेंगे कैसे निकाला गया, कितनी एनर्जी होती है और कैसे निकाला गया। ठीक है, तो जैसे कहा गया भाई ये कितना है, एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड इन आउटसाइड स्पेस ऑफ शेल इज इक्वल टू q²/8πε0r। तो इतनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, और ये एनर्जी स्टोर्ड है सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक पूरे स्पेस में, तीनों डायमेंशन में, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक पूरे स्पेस में इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो इसमें कैसा सवाल बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसी में पूछा जाए कि एक स्फेरिकल शेल है, तो फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस, फाइंड द एनर्जी stored within the volume of spherical shell of inner radius 2r and outer radius 3r। ठीक है, तो अभी हमें टोटल एनर्जी का तो आइडिया है कि टोटल एनर्जी कितनी है और टोटल एनर्जी कहाँ पे है, ये हमें पूरा आइडिया है कि इस स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी है वो q²/8πε0r है, और वो एनर्जी सरफेस से लेके इनफाइनाइट स्पेस तक, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक पूरे स्पेस में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपसे पूछा जाए भाई उस स्पेस का ये वाला वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ऐसा पूछा जाए, तो फिर आप इस सवाल को कैसे करेंगे? यहाँ पर पूरे स्पेस पे कितना वो तो हमें पता है, लेकिन हमसे पूछा गया सिर्फ आप ये बताइए कि एक ऐसा स्फेरिकल शेल कंसीडर किया है जिसकी इनर रेडियस 2r है और आउटर रेडियस 3r है, उस स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे, इसका मतलब सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक पूरे स्पेस में एनर्जी फैली हुई है। हमें उस एनर्जी को एक वॉल्यूम हमारा डिफाइन कर दिया कि इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी, ये बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व किया था कि ये फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको स्पेस में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी निकाला था कि किसी छोटे से वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू q² / 8π, अभी निकाला है 8πε0r dx बाई क्या x²। ठीक है, ये किसी छोटे से वॉल्यूम में जिसकी रेडियस x है, जिसकी विड्थ dx है,
उसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब कोई भी स्फेरिकल शेल लिया गया है तो उसमें x की जो लोअर लिमिट है और x की जो हायर लिमिट है वो डिफाइन कर दिया गया है। इसका मतलब अगर हमें ऐसे स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम के अंदर एनर्जी चाहिए जिसकी रेडियस 2r है, इनर रेडियस, और आउटर रेडियस 3r है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका आंसर होना चाहिए कितना? आंसर होना चाहिए u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r और dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 2r टू 3r। ठीक है, तो ये आ गया। ऐसे पूछा जाए आपको कि भाई कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई एक स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है, उस स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे आप r टू 2r। ठीक है, जैसे पूछा जाए एक स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस r/2 है और आउटर रेडियस कुछ भी है, जैसे एक स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस है हमारा 5r, आउटर रेडियस 6r है, तो यहाँ से 5r से 6r तक इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर दीजिए। समझ में आ रही बात? तो ऐसे हम एनर्जी स्पेस में किसी भी वॉल्यूम में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। तो एक स्फेरिकल शेल की जो सेल्फ एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है, या फिर स्फेरिकल शेल को बनाने में इतनी एनर्जी खर्च होती है। और ये एनर्जी स्टोर्ड कहाँ होती है? ये एनर्जी स्टोर्ड होती है शेल के आउटसाइड, पूरे स्पेस में ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो स्पेस के किसी छोटे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कैसे निकालते हैं ये भी पता है। जैसे मान लो एक पूछा जाए कि फाइंड द energy stored within the volume of a spherical shell of inner radius r and outer radius (3r) when a point charge is placed at the center of shell। ठीक है, पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ शेल। तो एक सवाल है, जो पुराना सवाल है वैसा ही सवाल है इसमें, बस पुराने में स्फेरिकल शेल पे चार्ज दिया था, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस दिया हुआ है और आउटर रेडियस दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो इनर रेडियस है हमारा कितना r और आउटर रेडियस है कितना है 3r। तो इस स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम है, जो इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये बताना है, जबकि हमने इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा है Q का। When a point charge is placed at the center of shell, तो एक पॉइंट चार्ज Q हमने सेंटर पे रखा है। तो इस वॉल्यूम के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? अगेन आपको पता है जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी होगी, और उस एनर्जी की वैल्यू हम एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला कितना है? ½ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो चूँकि हमें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कितनी होती है ये पता है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा, जैसे पिछला सवाल के एग्जैक्टली वही सवाल है, क्या करते हैं, देखते हैं एक छोटे से स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस x है, जिसकी वेट dx है, उसके वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो छोटा सा स्फेरिकल शेल लेते हैं, मान लेते हैं छोटा सा स्फेरिकल शेल लिया जिसकी रेडियस x है और जिसकी वेट dx है। ठीक है, एक छोटा सा स्फेरिकल शेल लिया, तो एकदम वही सवाल है जो पिछला किया है। इसमें अगर हम ये कैलकुलेट करें, ठीक है, कि इस स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम के अंदर, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम ऑफ कंसीडर्ड शेल, जिसका रेडियस हमने क्या माना है, x,
और जैसा पुराना किया था, और जिसकी विड्थ हमने मानी है कितनी dx, तो रेडियस x है, विड्थ dx है। तो इस कंसीडर्ड शेल के अंदर वॉल्यूम कितना है, तो इस कंसीडर्ड शेल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस कंसीडर्ड शेल के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की x डिस्टेंस में होती है कितना, q/4πε0x²। ठीक है, तो अगर हम उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है du कैलकुलेट करें, अगेन सेम चीज, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, ई स्क्वायर इनटू उस शेल का वॉल्यूम। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा q² / 8π एप्सिलॉन नॉट, q² / 8π एप्सिलॉन नॉट इनटू dx/x²। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेंगे, ई की वैल्यू पता है, उसको स्क्वायर करके यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो डी यू हमारा इतना हो जाएगा। किसी भी छोटे से स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो ये एनर्जी स्टोर्ड है। हमें स्पेस के किस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, तो हमें ऐसा वॉल्यूम चाहिए जिसके इनर रेडियस मतलब x बराबर r से लेके x बराबर 3r तक कितना एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो आंसर होना चाहिए q² / 8π एप्सिलॉन नॉट dx/x²। एकदम पुराना वाला सवाल, कहाँ से कहाँ तक जाना है, r to 3r। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एक चीज़ पूछा जाए, इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट चार्ज की टोटल एनर्जी स्पेस में, इस पॉइंट चार्ज की वजह से टोटल एनर्जी स्पेस में कितनी है, तो आप कहोगे कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज से लेके इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट पे। तो अगर पूरा पूछा जाए कि भाई पूरे स्पेस में कितनी एनर्जी है, तो आप कहोगे कि इंटीग्रेशन में ये होना चाहिए q² / 8π एप्सिलॉन नॉट, q² / 8π एप्सिलॉन नॉट dx/x², 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन ये इंटीग्रेशन आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कुछ फाइनाइट वैल्यू आए, लेकिन हम ये इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा पूरे स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते। हाँ, इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ पर इवैल्यूएट नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि पॉइंट चार्ज की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिट आ जाएगी। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट आ जाएगी वहाँ पर ये इंटीग्रेशन इवैल्यूएट हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट आ जाएगी वहाँ पर ये फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से हम एनर्जी को नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये एक स्फेरिकल शेल हो गया। स्फेरिकल शेल के बाद, ठीक है, तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे कहा कि भाई एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट है, एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस शीट से कुछ दूर पे एक क्यूबिकल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है, इस क्यूब से कुछ दूर पर एक वॉल्यूम रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड within the वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर एनर्जी स्टोर्ड है और आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या, एनर्जी डेंसिटी का। चूंकि हमें पता है कि एक नॉन कंडक्टिंग, अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट है तो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पर एक ही जैसे होती है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम है तो एनर्जी डेंसिटी भी हर एक पॉइंट पर सेम होगी। तो अगर एनर्जी डेंसिटी लिखे तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। या फिर एनर्जी डेंसिटी लिखे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया
तो बचा कितना, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये एनर्जी डेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये क्यूब का साइड लेंथ a है तो यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर्ड है और ये एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो क्यूब में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इसका फॉर्मूला लेके, तो एनर्जी डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका वॉल्यूम a क्यूब। तो ये सवाल का आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो स्पेस में किसी भी वॉल्यूम में आप जो है एनर्जी की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए ये भी सवाल नहीं है, सवाल है कि जैसे मान लीजिए सवाल है कि एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज में हमें क्या बताना है कि एक सिलेंड्रिकल शेल है, एक सिलेंड्रिकल शेल है, इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r, इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r, और लेंथ l, लेंथ l का एक स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है। पूछा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, और इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, विद इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है। तो हमें बताना है क्या है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। फिर से आप वही करोगे जो अभी तक करते आए हो। अगर ऐसा पूछा जाए भाई इस वॉल्यूम में कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो आपसे पूछा जाए भाई ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा वॉल्यूम है, ठीक है। इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। r से लेके 2r तक रेडियस में कितनी, आपको पता है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो हम एनर्जी डेंसिटी से किसी भी वॉल्यूम में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लाइन चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एक शेल कंसिडर करते हैं। तो एक छोटा सा हमने क्या लिया, एक शेल लिया है ऑफ रेडियस x, लेंथ l, रेडियस x, लेंथ l एंड विड्थ dx। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा शेल कंसिडर किया है, ठीक है। इस सिलेंडर का ये जो कंसीडर्ड शेल है, इस कंसीडर्ड शेल का वॉल्यूम पता है, इसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये पता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या वॉल्यूम ऑफ कंसीडर्ड शेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंसीडर्ड सिलेंड्रिकल शेल, तो वॉल्यूम ऑफ कंसीडर्ड सिलेंड्रिकल शेल कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना है, अगर हमने एक्स रेडियस का माना है इसको, अगर ये एक्स रेडियस का है और एक्स रेडियस का और डी एक्स विड्थ का है, अगर ये एक्स रेडियस और डी एक्स विड्थ का है, एक्स रेडियस और डी एक्स विड्थ का है, तो हम कहेंगे कितना
इसका वॉल्यूम है 2πx इंटू dx और इंटू एल, जहाँ पर एल सिलेंडर की लेंथ है। तो ये वॉल्यूम ऑफ शेल है। इसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज के लिए होती है लैम्डा अपॉन 2πε0। अगर x इसका रेडियस है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है, तो x की पोजीशन पे फील्ड ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वॉल्यूम पता है, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू क्या? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी में पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2πε0 x का स्क्वायर और इंटू dv इज 2πx dx इंटू एल। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया एल, लैम्डा स्क्वायर एल, ये हो गया 2πε0 कैंसिल हो गया, आगे कितना 4πε0, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है, तो ये आ गया dx/x। तो इस छोटे से वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। हमें किस वॉल्यूम में चाहिए? हमें चाहिए फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल जिसकी इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है। इसका मतलब x वैरीज फ्रॉम r to 2r, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू u इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर l अपॉन 4πε0 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन r to 2r, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ जाएगी? लैम्डा स्क्वायर l अपॉन 4πε0 ln 2r, ये ln x हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट ln 2। तो ये सवाल का आंसर हो, ठीक है। एक छोटा सा ऐसे ही मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम ऑफ दिस इनर सिलेंडर, ठीक है, जो इनर सिलेंडर आर रेडियस का है उसके अंदर वाले वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये पूछा जाए, तो आप कहोगे ये इवैल्यूएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंदर वाले वॉल्यूम में अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लिमिट रखनी पड़ेगी वो हो जाएगी 0 से लेके कितना r तक, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी है, 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी है, इसका मतलब यहाँ से लेके हमें यहाँ पर देखना, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पर x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी आती है तो उस केस में हम ये फॉर्मूले से एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो ऐसा कोई भी सवाल हम कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में पता है तो किसी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हुआ दूसरा, सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ uniformly charged non-conducting सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस बार नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। हॉलो स्फीयर का हमने देख लिया सेल्फ एनर्जी क्या होता है, अब सॉलिड स्फीयर का देखते हैं। तो सॉलिड स्फीयर है और वो भी नॉन कंडक्टिंग है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो लेट सपोज कि हमने इस पर चार्ज दिया हुआ है और चार्ज का अमाउंट क्यू है, ठीक है। यहाँ पर हॉलो केस में इनसाइड फील्ड कितनी होती है? 0 होती है, तो इनसाइड एनर्जी स्टोर्ड भी 0 होती है। और सॉलिड के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो जाएगा कितना, जो हॉलो के केस में होता है वही सॉलिड के केस में होता है Q/4πε0r²।
ठीक है। हॉलो के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और आउटसाइड पॉइंट पर हॉलो स्फीयर पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करने लगता है। सॉलिड के केस में भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में आउटसाइड पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। और इनसाइड अगर किसी पॉइंट पर फील्ड लिखें, अगर इनसाइड किसी पॉइंट पर फील्ड लिखें तो इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू होती है कितनी, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू R। ठीक है, अगर ये R डिस्टेंस पे हमारा तो फील्ड की वैल्यू ये होती है। यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड अंदर भी है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी स्टोर्ड बाहर भी है क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन आउटसाइड स्पेस लिखे, अगर एनर्जी स्टोर्ड इन आउटसाइड स्पेस, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर वही होना चाहिए जो हॉलो स्फीयर के केस में था, क्योंकि हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बाहर होती है सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही बाहर होती है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सेम है तो एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए एनर्जी स्टोर्ड, ये हम लिखा है हमने U आउटसाइड, अगर हमें कहा जाए एनर्जी स्टोर्ड इन इनसाइड स्पेस ऑफ स्फीयर, तो इनसाइड स्पेस ऑफ स्फीयर अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो इनसाइड स्पेस अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, हमने आउटसाइड को तो पता है, आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी तो आउटसाइड स्पेस में हमने कैलकुलेट किया है। इनसाइड स्पेस में हमें फिर से कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी स्टोर्ड होती है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, तो हमने क्या किया, वही पुराना, हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक हमने कंसिडर किया क्या, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R और विड्थ dr। तो यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल शेल कंसिडर किया ऑफ रेडियस R विड्थ dr। देखते हैं इस स्फेरिकल शेल के छोटे से वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि इस स्फेरिकल शेल के जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मतलब एनर्जी डेंसिटी पता है। ठीक है, तो ये लिखते हैं कितना होता है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कंसीडर्ड शेल, तो वॉल्यूम ऑफ कंसीडर्ड शेल कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस हमने R लिया है और इसकी विड्थ हमने dr लिए, तो वॉल्यूम ऑफ कंसीडर्ड शेल कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर dr। एनर्जी डेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ शेल, एनर्जी डेंसिटी एट पोजीशन ऑफ शेल, चूँकि हमें पता है कि शेल इंटरनल पॉइंट पे हमने लिया है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इससे आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दैट मीन्स QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी कंटेन्ड विद इन द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, एनर्जी कंटेन्ड या एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम ऑफ शेल du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए Q स्क्वायर, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, कितना हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, यहाँ पर एक R स्क्वायर, यहाँ पर एक R स्क्वायर, R रेज़ टू द पावर 4 dr। ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम ऑफ शेल du इज इक्वल टू इतना आ गया। हमें निकालना है कि इनसाइड स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो इनसाइड स्पेस के लिए R कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो इनसाइड स्पेस के लिए एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इनसाइड स्पेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज़ टू द पावर 6 R टू द पावर 4 dr 0 टू
कैपिटल आर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, आर रेज़ पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आर स्क्वायर 5/5 वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी इनसाइड जो आती है वो आती है क्यू स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है एनर्जी इनसाइड इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी stored inside is equal to integration 0 to r q square upon 8 pi epsilon naught r raised to 6 r square 4 dr। ये सारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r raised to 6 इंटीग्रेशन 0 टू r स्क्वायर 4 dr। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर 5/5 तो आंसर आ जाएगा कितना, q स्क्वायर अपॉन 40 5/5 तो 40 हो जाएगा 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड स्पेस, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड स्पेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हुआ u इनसाइड। ठीक है, तो हमें पता चला हॉलो स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी होती है, हॉलो स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी होती है वो होती है q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये एनर्जी स्फीयर के आउटसाइड स्पेस में स्टोर होती है। सॉलिड स्फीयर की जो एनर्जी होती है वो होती है इन दोनों का समीशन, सेल्फ एनर्जी वो होती है इन दोनों का समीशन, और इस एनर्जी का कुछ पार्ट स्फीयर के आउटसाइड स्पेस में रहता है और एनर्जी का कुछ पार्ट स्फीयर के इनसाइड स्पेस में रहता है। इनसाइड स्पेस में इतनी एनर्जी होती है और आउटसाइड स्पेस में इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी अगर लिखें तो सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर अगर लिखें सेल्फ एनर्जी तो सेल्फ एनर्जी कितना हो जाएगा, सेल्फ एनर्जी इज इक्वल टू यू आउटसाइड प्लस यू इनसाइड। ठीक है, यू आउटसाइड प्लस यू इनसाइड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर पूछा जाए भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड अपॉन एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड, तो u आउटसाइड अपॉन u इनसाइड इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेल्फ एनर्जी हॉलो स्फीयर की कैसे निकालते हैं, सॉलिड स्फीयर की कैसे निकालते हैं, एनर्जी अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो एनर्जी स्टोर्ड किसी वॉल्यूम में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल इस पर और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in expanding the radius from r to 2r for the given कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन एक्सपेंडिंग द रेडियस फ्रॉम r to 2r फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 कि मान लीजिए कि एक हमारे पास हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर पे q चार्ज है, इस q चार्ज इसकी रेडियस r है।
तो इस कॉन्फ़िगरेशन को R से लेके 2R रेडियस तक बनाने में या एक्सपेंड करने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्डन करना पड़ा, ये सवाल है। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को R रेडियस से 2R रेडियस तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि भाई पहले इसकी एनर्जी लिख लेते हैं, बाद में इसकी एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी में जो भी डिफरेंस होगा वो वर्डन करना पड़ेगा। तो इसकी सेल्फ एनर्जी, चूंकि ये स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, हॉल स्फेयर है, स्फेरिकल शेल, तो ये दोनों क्या हॉल स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है। तो इसकी एनर्जी इनिशियल केस में जो एनर्जी होगी यू वाई, हमें पता है सेल्फ एनर्जी कैसे लिखते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू फाइनल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर की जगह कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब आप खुद सोचिए क्या एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि ये चार्ज है और चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये भागने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये अपने आप ही भाग जाएंगे, किसी को वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, इनफैक्ट एनर्जी रिलीज हुई होगी। इसका मतलब ये एनर्जी ज़्यादा है और ये एनर्जी कम है। तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू लिखा जाए तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फाइनल माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर पूछा जाए कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को जो वर्क डन करना पड़ा होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, और माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ने इस प्रोसेस में इतना वर्क डन किया। अगर एक्सटर्नल एजेंट को पूछा जाए तो एक्सटर्नल ने कितना वर्क डन किया होगा, एक्सटर्नल ने उतना ही वर्क डन किया होगा जितना एनर्जी में चेंज आया है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। समझने की बात है कि भाई इस पे चार्ज रखे हुए हैं तो इस पे पूरी बाउंड्री पे चार्ज है, क्योंकि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर छोटे छोटे अमाउंट के चार्ज अज्यूम करो तो ये सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन के प्रोसेस में ये खुद चाहते हैं कि हम एक्सपेंड हो जाए। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। मान लेते हैं एक दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल में सेम चीज़ है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन एक्सपेंडिंग द रेडियस फ्रॉम आर टू आर फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, एंड द गिवन कॉन्फ़िगरेशन पहले केस में ये था, दूसरे केस में एक सेंटर पे भी चार्ज रख दिए, ठीक है। अ चार्ज एट द सेंटर इज ऑल्सो प्लेस्ड, ठीक है, ऐसा किया गया। अब इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, तो फिर से हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखना है एनर्जी किस तरीके से लिखें, ठीक है। पहला एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की जो तो एनर्जी, सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को बनाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से लिखें तो सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें पता है, निकाला हुआ है, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये तो दोनों की सेल्फ एनर्जी, लेकिन इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको लेके आए होंगे, इसकी प्रेजेंस से जब हम इसको लेके आएंगे तो एक इंट्रैक्शन एनर्जी भी होगी, तो वो लिखते हैं म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी इज इक्वल टू, अब इसकी प्रेजेंस में ये वाला चार्ज लेके आए तो इसकी प्रेजेंस की वजह से सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, इसकी प्रेजेंस की वजह से सरफेस में पोटेंशियल होगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इस पोटेंशियल पे कैपिटल क्यू चार्ज लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में ये तीनों टर्म होंगे, इसमें सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज 0 आ रहा है, तो टोटल एनर्जी में तीनों टर्म हो गए। तो यू इनिशियल क्या आएगा, यू इनिशियल आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखें, आप समझ में आ गया है कि कैसे लिखा हुआ है ये, तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखें तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू नॉट अपॉन
2r, रेडियस 2r है, तो क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। ठीक है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस या इन एक्सपेंडिंग द रेडियस फ्रॉम r to 2r, तो आंसर इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू या u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो u इनिशियल माइनस u फाइनल करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ w एक्सटर्नल, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सिस्टम है, तो फाइंड द टोटल एनर्जी या फाइंड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और पोटेंशियल एनर्जी of the given configuration। ठीक है, तो एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या जितनी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो इसमें क्या है, दो हॉलो स्फीयर है, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। अंदर वाले की रेडियस मान लेते हैं r1 है, और इस पे चार्ज q1 है, और बाहर वाले की रेडियस r2 है, और इस पे चार्ज q2 है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बनाने में कितना एनर्जी लगा होगा। ठीक है, जैसा अभी सवाल किया था वैसा ही है, एकदम सेम सवाल है। तो अंदर वाले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, तो U1 सेल्फ ये कितना हो जाएगा, तो Q1 चार्ज का, दोनों कंसंट्रिक स्फेरिकल शेल है, दोनों ही क्या है, स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो इस सिस्टम की कितनी एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी स्टोर्ड होगी उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन एनर्जी, उतनी एनर्जी खर्च हुई होगी इस सिस्टम को बनाने में। तो इस सिस्टम में कितने टाइप की एनर्जी होगी, तो देखिए एक होगा इसकी सेल्फ एनर्जी, तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होती है, तो एक हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी होती है Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। इसी तरीके से एक हॉलो स्फीयर, ये बड़े वाले की भी सेल्फ एनर्जी होगी U2 सेल्फ इज इक्वल टू Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। ठीक है, ये दोनों की सेल्फ एनर्जी होगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे पिछले वाले केस में रखा था कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ इंटरैक्ट भी कर रही है, इसका मतलब इनकी एक इंटरैक्शन एनर्जी भी लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी में U1 सेल्फ, U2 सेल्फ प्लस U12 म्यूचुअल, तो 1-2 में जितना इंटरैक्शन होगा 2-1 में भी उतना ही इंटरैक्शन होगा, U21 म्यूचुअल, ये दोनों एक ही चीज़ है की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो U12 म्यूचुअल चाहे U21 म्यूचुअल, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे मान लीजिए U12 म्यूचुअल कैलकुलेट करते हैं, U12 1 की वजह से 2 पर म्यूचुअल क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 को पहले बनाया, अगर 1 को पहले बनाया और 2 को बाद बनाया, तो एक 1 की वजह से इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल आ जाएगा, और उस पोटेंशियल में Q2 को लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब उस पोटेंशियल में Q2 को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा वो होगा पोटेंशियल ऑफ Q1 एट द पोजीशन ऑफ Q2। तो पोटेंशियल ऑफ Q1 एट द पोजीशन ऑफ Q2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है,
Q1 की वजह से Q2 की पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है, तो आउटसाइड पे पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, तो KQ/R, तो Q1/4πε0 R2 और पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो इसका मतलब ये हो गया इतना, ठीक है। और अगर U21 म्यूचुअल निकाले, इसका मतलब क्या है कि 2 की वजह से 1 पे, इसका मतलब मान लेते पहले 2 को बनाया गया और 1 पे चार्ज बाद में दिया गया। जब 2 को बनाया गया तो 2 की वजह से 1 पे पोटेंशियल इनटू चार्ज, 2 की वजह से 1 पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको पता है इनर पॉइंट पे, एक हॉलो स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, एक हॉलो स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, और आंसर होता है Q/4πε0 इनटू रेडियस। और एक हॉलो स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल होता है Q/4πε0 इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो Q2/4πε0 R2 और इनटू के Q1, तो चाहे 1 से 2 का म्यूचुअल, चाहे 2 से 1 का म्यूचुअल निकालें, तो ये आंसर आएगा कितना, Q1/4πε0 R2। इन तीनों का समेशन इस फॉर्मेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है कि सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या होता है। सेल्फ एनर्जी, किसी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो उस बॉडी को चार्ज करने की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, ये एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होती है और इस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला, हॉलो स्फीयर के लिए एनर्जी की वैल्यू आती है Q²/8πε0 R, और ये एनर्जी सरफेस से लेके आउटसाइड स्पेस में स्टोर रहती है, ठीक है। अंदर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पर हमारा एनर्जी डेंसिटी जीरो होती है, और एनर्जी डेंसिटी जीरो है मतलब वहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड जीरो होती है। तो हॉलो स्फीयर के बाहर एनर्जी होती है, हॉलो स्फीयर के अंदर एनर्जी नहीं होती। लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर दोनों ही एनर्जी होती है, क्यों, अंदर बाहर दोनों ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, जितना हॉलो स्फीयर के बाहर होती है, Q²/8πε0 R। सॉलिड स्फीयर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, कैसे निकालते हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक छोटे से वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कैलकुलेट करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 2-3 सवालों से आपको समझ में आ गया। सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक की वजह से दूसरे को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है वो दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये सारे सवाल हमारे हो गए। यहाँ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होता है, ठीक है। कंडक्टर का जो भी आपको डाउट होगा वो आप जो है पूछ सकते हो, मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन कंडक्टर का जो आपको वीडियो लेक्चर देखना है वो टीलाराम सर का देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। याद रहे, कंडक्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो 2-4 बच्चों या 10 बच्चों का डाउट होगा, कोई स्पेशल टॉपिक है तो आप मुझे बताओगे और वो टॉपिक मैं आपको वीडियो लेक्चर बना के भेज दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन।